बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे अभी जुट रहे हैं। हम 7 बजे को है शुरू करते हैं। अभी 7 बजकर 3 बजे 3 मिनट हुए। जी 3 मिनट। जी जी ठीक है, जी। तो हम शुरू करेंगे जी। हाँ। ठीक है। नमस्ते मित्रों। वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग विभिन्न संस्थाओं के साथ जुटकर उनके सहयोग से 14 सितंबर हिंदी दिवस से लेकर 14 दिन का जो हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया है, और इसका उद्घाटन सत्र अब यहाँ पर संपन्न होने वाले हैं। और इस उद्घाटन के लिए हमें हमारे यहाँ बता रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से डॉक्टर संदीप भट्ट जी। और जैसे आप सब इनसे परिचित हैं, हमारे कॉलेज के विभिन्न कार्यक्रमों में उन्होंने बहुत सारे सहयोग दिए हैं। कई सालों से वे हमारे केरल के विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जैसे वो साउथ एशियन मीडिया टीचर्स एसोसिएशन के से जुड़े हुए हैं। उनका जो संस्था है उसी के साथ मिलकर हमने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया था पहले। और आगे भी हमारे इन संस्थाओं के साथ मिलकर मीडिया के ऊपर भी, हिंदी और मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और इस बार हमने जो हिंदी दिवस पर कुछ ऐसा विषय को चुन लिया कि यानी हिंदी में, यानी डिजिटल दुनिया में, यानी डिजी दुनिया में हिंदी का क्या योगदान, या हिंदी कैसे है डिजी दुनिया में। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति इस मीडिया और डिजिटल दुनिया के साथ इतने जुड़े हुए आदमी हैं, रोज उनके समाचार पत्र, मध्य प्रदेश के समाचार पत्र में एक ही दिन ऐसा नहीं आता है जो संदीप भट्ट जी का कोई एक लेख ना हो। रोज उनका लेख आते रहते हैं। तो ऐसे महान विभूति को हमें आज मिला है कि उनको सुनने का। तो इस बार हमने ये 14 दिन का प्रोग्राम हमने बनाया है, और 14 दिन का प्रोग्राम पूरा का पूरा ऑनलाइन में ही होगा। वो इसलिए मैंने ऐसे किया कि डिजिटल दुनिया में हिंदी आज इतना आगे बढ़ गया है। जैसे देश के विकास की भाषा है हिंदी। देश में विकास लाना है, अगर आपको देश के ही नहीं हमारे अपने विकास के लिए भी हिंदी भाषा बहुत ही उपयोगी है। जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी अध्येता हैं और हिंदी अध्ययन करने वाले शोधार्थी हैं, सभी के लिए जो हम हिंदी भाषा से हम प्यार करेंगे तो वो हिंदी हमें छोड़ेगा नहीं। तो हिंदी भाषा से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे तो इस 14 दिन का ये हिंदी पखवाड़ा समारोह है, और इसका उद्घाटन आज संदीप भट्ट जी द्वारा किया जाएगा। और आपका हिंदी अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में भी पिछले 14 साल से भी ज्यादा अनुभवी अध्यापक हैं। और जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ के रोज उनका लेख, नए नए विमर्श या नए नए तथ्यों को लेकर वो लिखते रहते हैं। ऐसे मीडिया के ऊपर उनका बहुत बड़ा पकड़ है, ये डिजिटल दुनिया के ऊपर उनका पकड़ है। यानी वो साहित्य और साहित्य के साथ साथ भाषा और इसके साथ साथ तकनीकी, इन तीनों मुद्दों को एक साथ ले जाने वाले एक पंडित हैं। वो हमेशा हमें यही देखना चाहिए, जैसे अध्यापक लोग क्या, अधिकतर लोग ऐसे में है कि साहित्य के ऊपर अपना जो विषय है विषय के ऊपर ही ध्यान रखते हैं, वो उस पर माहिर होते हैं। और कुछ लोग क्या है कि भाषा के ऊपर माहिर होते हैं। लेकिन अध्यापक के लिए जो अपडेशन बहुत जरूरी है कि वो तकनीकी दुनिया में भी अपडेट हो, तकनीकी दुनिया में भी आगे हो। तो संदीप भट्ट जी एक ऐसा विभूति है, ऐसा प्राधिप व्यक्तित्व है जो हमारे सामने बैठे। वो साहित्य, भाषा और तकनीकी, इन तीनों मुद्दों पर बहुत कुछ अपडेटेड है, बहुत कुछ आगे के, और उनका इन तीनों के ऊपर लेख भी छापते रहते हैं। तो मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं संदीप भट्ट जी को हमारे इस कार्यक्रम में, यानी इस हिंदी पखवाड़ा समारोह इसका उद्घाटन करने के लिए, जो वर्कला शिवगिरी श्री नारायण कॉलेज के हिंदी विभाग, केरल हिंदी प्रचार सभा और हिंदी साहित्य भारती, ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान एवं समता साउथ एशियन मीडिया टीचर्स एसोसिएशन, इनके साथ जुटकर
किया गया है। मैं डॉक्टर संदीप भट्ट जी जो डायरेक्टर हैं कर्मवीर विद्यापीठ कैंपस खंडवा के मध्य प्रदेश के, वहां के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप भट्ट जी को मैं सहर्ष स्वागत करता हूं, आमंत्रित करता हूं वो इस समारोह का उद्घाटन करें। आज सिर्फ हमारा इस समारोह का उद्घाटन सत्र ही है और जितने भी लोग इसमें जुड़े हैं सभी शोधार्थियां, अन्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो अध्यापक बंधु लोग हैं और हमारे कॉलेज के छात्र छात्रा हैं, शोधार्थियां हैं, सभी को मैं सहर्ष स्वागत करता हूं। स्वागत है संदीप जी, हम आपको सुनने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मित्र डॉक्टर सजीत जी और श्री नारायण महाविद्यालय वर्कला केरल के हिंदी विभाग के तत्वावधान में जो यह हिंदी पखवाड़ा महाविद्यालय आयोजित कर रहा है और हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ है। मैं आप सभी को, उपस्थित महानुभावों को, देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से केरल के एक महाविद्यालय और उसमें भी हिंदी विभाग द्वारा आयोजित इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जैसा कि हम जानते हैं हिंदी दिवस है और कोई भी व्यक्ति, हिंदी मेरी मातृभाषा है, हर किसी की कोई ना कोई मातृभाषा तो होती है। हमें तीन चीजों का बहुत ही सम्मान हमेशा करना चाहिए: माँ, मातृभूमि और मातृभाषा। माँ से हमें मातृभाषा मिलती है। भाषा सिर्फ संवाद और संचार का जरिया भर नहीं है, बल्कि भाषा, जो भी हमारी भाषा हो, हम हिंदी बोल सकते हैं, हम तमिल मलयालम बोल सकते हैं, हम फ्रेंच या स्पेनिश बोल सकते हैं, लेकिन जो भी हमारी भाषा है वो हमें समाज को समझने, समाज को हमें समझाने में मददगार होती है। हम अध्यापक हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं, हम सरकारी कर्मचारी या अध्यापक हो सकते हैं, या हम कोई माता पिता मित्र भाई बंधु किसी भी रूप में हो सकते हैं। मनुष्य का समाज में भाषा के बिना निर्वाह नहीं है। मानव जीवन की कल्पना हम भाषा के बिना नहीं कर सकते। बहुत सदियों पहले, या कहें कि मानवता के शुरुआती चरण में जब मनुष्य ने विकसित होना शुरू किया, आदिम जब मानव बनने लगा, तब जबकि उसके पास कोई संश्लेषित आपकी तरह विकसित भाषा नहीं थी, उस दौर में भी वो कुछ न कुछ कहना चाहता था, अपने को अभिव्यक्त करना चाहता था। तब उसने उन आदिम गुफाओं की चट्टानों पर अपने हाथ से पत्थरों के जरिए कुछ छोटे छोटे से संकेत बनाए और कोशिश की कि कुछ एक अर्थपूर्ण रचना का सृजन वो कर सके। संभवतः दुनिया की पहली भाषा वो थी। और फिर धीरे 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 आज जो भाषाओं के आधुनिक दौर में हम रह रहे हैं, और जानकारों का तो मानना है कि हजारों हजार भाषाएं दुनिया में प्रचलित हैं और हजारों भाषाएं ऐसी भी हैं जिनके सामने विलुप्ति का संकट है। ऐसे दौर में आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी के बारे में कहते हैं कि दुनिया में 121 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी भाषी लोग हैं। सजीत जी ने बहुत अच्छा कहा कि आज हमारी दुनिया डिजिटल है। मित्रों, दुनिया डिजिटल तो है, लेकिन हमारी भाषा दरअसल हमारे भावों को व्यक्त करने का जरिया है। भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है, या भाषा सिर्फ अपने आप को अभिव्यक्त करने या किसी को समझने का जरिया भर नहीं है। भाषा हमारे भावों को जन्म भी देती है, हमारे भीतर विचारों को जन्म देती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि मथनी में जब दही मथा जाता है और उससे फिर मक्खन निकलता है, घी हमें प्राप्त होता है, ठीक इसी तरह से भाषा हमारे मस्तिष्क में बहुत से विचारों को जन्म देती है। वो विचार निरंतर हमारे भीतर मथते हैं, संश्लेषित होते रहते हैं, और तब जाकर के कोई एक विचार महत्वपूर्ण विचार बन पाता है,
फिर समाज को एक दिशा मिलती है उस विचार से। आप दुनिया के महान संचारकों को देखिए, उन्होंने अपने विचारों से किस प्रकार समाज को एक नई दिशा दी, किस प्रकार समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो प्रेरणा का स्रोत, प्रेरणा का पुंज कैसे बन पाए। तो दुनिया भले ही डिजिटल हो गई हो, भाषा का महत्व डिजिटलीकरण कभी कम नहीं कर सकता। और हमारी हिंदी भाषा हो या दुनिया की कोई और भाषा, हालांकि मैं अपनी बात हिंदी भाषा तक ही सीमित रखूंगा, क्योंकि जो मौजूद विषय है वो हिंदी दिवस है इसलिए। लेकिन हिंदी हो या कोई दूसरी भाषा हो, दुनिया की तमाम भाषाएं नदियों की तरह प्रवाहित होती हैं। उनमें संस्कृतियों की झलक उन भाषाओं की आपको मिलती है। और भाषाएं हमेशा एक भाषा दूसरी भाषा के लिए समावेशी होती है, इंक्लूसिव होती है। आज देखिए, हिंदी भाषी कोई व्यक्ति हो, वो जानता है कि अन्ना शब्द बोलना है। अन्ना शब्द बहुत लोकप्रिय है हिंदी में भी। दादा शब्द बहुत लोकप्रिय है, भाऊ शब्द बहुत लोकप्रिय है, वड़क्कम लोग बाग कहते हैं या सत श्री अकाल कहते हैं। पंजाबी का शब्द, मलयालम का शब्द, तमिल का शब्द, तेलुगु का शब्द हिंदी में बहुत लोकप्रिय है। ये भाषा जब समावेशी होती है तो दरअसल भाषा का विस्तार होता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, बिल्कुल निसंदेह। लेकिन आप ये देखें कि हम बहुत प्रसन्न होते हैं जब हमारी भाषा का शब्द जय हो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में शामिल होता है, तो हमें बड़ा हर्ष का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी भाषाएं, जो भी हमारी भाषा है, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, किसी भी भाषा के भाषी हो सकते हैं। हमारी भाषाएं एक दूसरे से सीखेंगी, सह अस्तित्व को स्वीकार करेंगी, तो मुझे लगता है कि हमारी भाषाएं इस डिजिटल दुनिया में भी समृद्ध होंगी। भाषाओं के समृद्ध करने का प्रयत्न हमें करना चाहिए। यदि हमारी भाषाएं समृद्ध होंगी तो हमारी संस्कृतियां अक्षुण्ण रहेंगी। आज दुनिया के सामने संकट क्या है? दुनिया के सामने संस्कृतियों के टकराहट का संकट है, जबरदस्त तरीके से है। आप देखिए कि अमेरिका में कोई आता है, सिरफिरा गोलीबारी करके चला जाता है, निर्दोष लोगों को मार डालता है। फ्रांस में चला जाता है, यूरोप में किसी देश में आप देखिए, अमूमन इस तरह की घटनाएं। एक रूस है जो देख रहे हैं आपकी यूक्रेन पर लगभग 6 महीने उसकी लड़ाई को होने वाले। संस्कृतियों की टकराहट की लड़ाई चल रही, लेकिन भाषा हमारे बीच की कड़वाहटों को कम करने में बहुत मददगार हो सकती है। भाषा हमारे भीतर के मानव को मानव से भ्रातृत्व भाव से जोड़ने की ताकत रखती है। भाषा और वाणी, मैंने कहा कि माँ, मातृभूमि और मातृभाषा, इन 3 चीजों को हमेशा मनुष्य को याद रखना चाहिए। लेकिन मातृभाषा या भाषा को लेकर के हमारा पूर्वाग्रह कभी भी किसी भाषा को, किसी अन्य भाषा को कमतर दिखाने का नहीं होना चाहिए। डिजिटल दौर में हम याद रखें कि लोग, हम जो बात कह रहे हैं, आज जब सजीत जी ये कार्यक्रम डिजिटल करा रहे हैं गूगल मीट के जरिए से, तो आप देखिए पूरी दुनिया हमें इंस्टेंटली सुन सकती है, तात्कालिक तौर पर सुन सकती है। डिजिटल दुनिया ने भौगोलिक सीमाओं को लगभग खत्म कर दिया है डिजिटलीकरण। आज आप देखिए, आप किसी भी भाषा की रोमन में, यूनिकोड में आप लिख करके या रोमन भाषा में लिख करके आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भाषा से भी परे एक भाषा है। ये जो हम लिपि भाषा की बात करते हैं, लिपियों वाली भाषाओं की बात करते हैं, संश्लेषित और आधुनिक भाषाओं की बात करते हैं, आप देखिए इमोजी को देखिए, आपको अच्छा लगा, आपने एक गुलदस्ता भेंट कर दिया, आपको कुछ नहीं करना। जिसने मैसेज को पढ़ा उसको भी अच्छा लगा। जो समभाव है, समता का भाव है, वो कई बार भाषा से परे की भाषा से भी व्यक्त हो जाता है। लेकिन जिस आधुनिक भाषा की हम बात कर रहे हैं और डिजिटलीकरण के दौर में भाषा की बात कर रहे हैं, तो देखिए भाषा ने नई संभावनाओं को भी जन्म दिया है। भाषा ने हमारी जो सांस्कृतिक सीमाएं थी, उन सांस्कृतिक सीमाओं के विस्तार का अवसर हमें दिया है। आज आप
बच्चों को आपको रामायण सुनानी है, श्री राम के आचरण को आपको बच्चों को सुनाना है, तो यूट्यूब पर आप अपनी भाषा में कह भर दीजिए। वॉइस को टेक्स्ट में बदलने का काम डिजिटल दुनिया ने संभव कर दिया। आप अंग्रेजी में बोलिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी आपको हिंदी में भी, और आप जहां रहते हैं, केरल के या तमिलनाडु के या कर्नाटक के या गुजरात के या पंजाब के जिस हिस्से में भी, जिस गांव में भी, जिस कस्बे में भी, जिस शहर में भी आप रहते हैं, वहां की लोकेशन से ट्रेस करके टेक्नोलॉजी आपको आपके द्वारा खोजी गई भाषा के साथ साथ उस स्थानीय भाषा के विकल्प भी उपलब्ध कराती है। ये तकनीक का अपना एक जादू है, उसका जो मिरेकल है वो इसी में है। उसने हमें आगे बढ़ने का अवसर दिया है, उसने हमें आगे बढ़ करके हमारी सीमा से दूसरी संस्कृति तक ले जाने का अवसर हमें दिया है। तो आज भाषाओं को तकनीक के साथ जुड़ करके आगे बढ़ने की जरूरत है। भाषाएं अगर टेक्नोलॉजी को अपना एक उपकरण बना लें, भाषा यदि तकनीक को एक उपकरण बना सके तो भाषा का विस्तार होगा, संस्कृतियों का समावेश। एक बात याद रखने की है मित्रों, आप मुझसे सहमत हो सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन भाषा हमेशा जड़ नहीं होती। भाषाएं तो प्रवाहमान होती है, संस्कृतियां प्रवाहमान होती है। याद रखिए, जो चीज जड़ होती है वो निश्चित ही एक न एक दिन समाप्त हो जाती है। तो अगर हमने अपनी भाषाओं को उनके बहने में, उनके प्राकृतिक जो उनका प्रवाह है, उस प्राकृतिक प्रवाह में एक उपकरण हमने उनको सहायता के लिए तकनीक के रूप में, डिजिटल के रूप में दे दिया, तो मुझे लगता है कि भाषाओं का और विस्तार होगा, और लोग हमारी संस्कृतियों से जुड़ेंगे, और लोग हमारी भाषाओं से जुड़ेंगे। अपनी भाषाओं के, देखिए, हमारी अपनी अपनी भाषाओं में हमारे यहाँ ज्ञान की परंपरा है, संस्कृतियों की परंपराएं हैं। उन संस्कृतियों की, ज्ञान की परंपराओं का विस्तार हम दूसरी संस्कृतियों तक लेकर के जाएं, कितना सुंदर होगा। वसुधैव कुटुंबकम के जो भाव है वो मुझे लगता है कि डिजिटलीकरण ने साकार करने में मदद की है। तो भाषाओं का भी वसुधैव कुटुंबकम वाला डिजिटलीकरण साकार करने में ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत मददगार होने वाली। आज मैंने इस लॉकडाउन में डच भाषा सीखने का प्रयत्न किया। आज आपके पास अवसर है। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमें हमारे घर पर रह करके बहुत सी चीजें करने के अवसर दिए। आज से 3 साल 4 साल पहले की बात आप सोचिए, जब हम इस तरह के सेमिनार, संगोष्ठियां, पखवाड़ा मनाते थे तो हमको सोचना पड़ता था, महीनों पहले शशि जी को हमको फोन करना पड़ता कि भाई हमारे महाविद्यालय में एक पखवाड़ा मनाना, एक संगोष्ठी करनी है, आपको केरल आना है। हालांकि केरल आना तो मुझे हमेशा से अच्छा लगता है, लेकिन सोचना पड़ता कि भाई कैसे जाया जाए, इतने संक्षिप्त समय में जो है संभव नहीं था, लेकिन तकनीक ने यह संभव कर दिया। हमारी बात हुई, बात होते ही हमने सहमति जताई, और आज शाम को हम सब बैठ करके लगभग 40-50 लोग बैठ करके इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को या इस पखवाड़े में हिंदी के प्रति चिंतन कर रहे हैं, एकत्रित हुए हैं। भाषा को, ये हमारा भाषा के प्रति स्नेह है, भाषा के प्रति हमारा लगाव है, चिंतन हम करना चाहते हैं। हमारी शैक्षणिक जो वर्ग है, हमारा जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, शिक्षा के जगत से, हम सारे लोग, अध्यापक, प्राध्यापक, साथी, शोधकर्ता, हमारे साथ एक बैठ करके हम हिंदी के बारे में चिंतन कर रहे हैं, भाषा के बारे में हम सोच रहे हैं, संस्कृति के बारे में हम सोच रहे हैं। और डिजिटलीकरण के जरिए हम जब बात कर रहे हैं, तो ये डिजिटलीकरण ने तो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है कि हम देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बैठ करके एक मंच पर आकर के अपनी बात साझा कर पा रहे हैं। तो ये डिजिटलीकरण ने हमारी भाषाओं को भी समृद्ध करने का नया काम शुरू कर लिया है। और डिजिटल एक दरअसल एक माध्यम है, इसकी हमें आवश्यकता भी थी। दुनिया ने पिछले 200-300 या उससे भी ज्यादा समय में कोरोना जैसी महामारी नहीं देखी, जिसने शुरुआत में तो सब कुछ थाम सा दिया, सब कुछ बंद हो गया अचानक से, लेकिन फिर कहीं से जैसे अंधकार भरी रात में एक छोटा सा दिया कहीं टिमटिमाता है और रोशनी चारों तरफ फैलती है, प्रकाश फैलाता है दिया, उस अंधेरे के खिलाफ लड़ने का हौसला और नन्हा सा दिया जैसे लाता है। ठीक इसी तरीके से तकनीक भी हमारे लिए कोरोना के बंद के समय दुनिया से जुड़ने की नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाली चीज बनी। और मित्रों, इस माध्यम ने
मुझे कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि तुरंत कोरोना लगने के बाद हमारे मित्र शशि जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कराई। मुझे लगता है कि पूरे केरल राज्य में वो अपने आप में इस महाविद्यालय द्वारा किया गया पहला अपनी तरह का प्रयत्न रहा होगा। मैं महाविद्यालय और हिंदी विभाग को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने ऐसी प्रेरणादायी संगोष्ठी करवाई, और उसमें आज 2 साल हो गए इस बात को, लोग उस समूह में अभी तक जुड़े हुए हैं। अपने वैचारिक आदान प्रदान का एक मंच शशि जी ने बनवाया, तो क्या यह कम अपने आप में बड़ी बात है? यह अनुकरणीय पहल थी। तो डिजिटल माध्यम ने किस तरह हमें भाषाओं से परे, भौतिक सीमाओं से परे और सांस्कृतिक सीमाओं के विस्तार की जो संभावनाएं दी हैं, उस तरफ हमारे अकादमिक समुदाय को देखने की आवश्यकता है। मुझे कहते हुए यह बहुत हर्ष होता है, आज हमारे देश में माध्यमों का विस्तार हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की रिपोर्ट को अगर हम देखते हैं 2021 की, तो हमारे यहां लगभग 914 टेलीविजन चैनल हैं, जिसमें सूचना, मनोरंजन, फिल्म, तमाम सारे विषयों को समावेश करने वाले चैनल्स मौजूद हैं। 388 से ज्यादा हमारे पूरे देश में एफएम रेडियो चल रही थी। हजारों हजार की संख्या में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी हम देखते हैं कि मलयालम मनोरमा देश में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला, प्रसारित होने वाला एक पब्लिकेशन है, तो भाषाओं को देखिए आप, भाषाओं का किस तरीके से विस्तार हुआ। उस भाषा को पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं, भाषा को समझने वाले लोग पढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें एक बहुत ही अच्छी चीज और भी दी है, हालांकि उसमें अभी अपडेशन होने की आवश्यकता है। आज आप दुनिया की किसी भी भाषा में लिखने पढ़ने वाले हैं तो गूगल या उससे इसी तरह के कई ट्रांसलेटर ऑनलाइन हैं, उसकी शुद्धता पर विवाद हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा, उसमें शुद्ध परिणाम नहीं हमें प्राप्त होता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत अंदाज तो लगा सकते हैं। मैं महाराष्ट्र के कई महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाता रहा हूं। मैं जब मराठी लिखना मैंने शुरू किया तो मुझे भी शुरू में गूगल की मदद लेनी पड़ी। धीरे धीरे मैंने सीखा, शब्दों को बदल करके, उनका क्रम बदल करके देखा मैंने। तो मुझे कहने में ये अच्छा लगता है कि तकनीक ने मुझे एक नई भाषा सिखाने का, सीखने का अवसर दिया है। तो हिंदी हमारी यदि जो है, आज दुनिया भर में जो 121 करोड़ से अधिक लोग हिंदी को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, देखना उसे पसंद करते हैं, तो ये तकनीक का भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस भूमिका को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आज आप देखिए, चीन हो या अमेरिका हो, हमारे बॉलीवुड के गीत, वहां की फिल्में कनाडा में देखी जाती है, यूएस में देखी जाती है। और आप देखिए पिछले 5-6 सालों में, 1 दशक में दक्षिण भारत की तमाम फिल्में हिंदी में डब होकर के आती हैं। लोग पसंद करते हैं इस तरह की चीजों। भाषा को, संस्कृति को, एक दूसरी संस्कृति से परिचित कौन नहीं होना चाहता है। एक नई संस्कृति, एक नई भाषा हमारे लिए अचरज का विषय होती है, हमें आश्चर्यचकित करती है, आकर्षित करती है। तकनीक ने हमें यह अवसर दिया है कि हम बिना वहां गए, मैं बिना किसी एक दूसरे राज्य में गए हुए वहां के अखबार पढ़ सकता हूं, वहां का रेडियो सुन सकता हूं, वहां का टेलीविजन चैनल सुन सकता हूं, और उसको समझ भी सकता हूं सजीव समय में, लाइव। ये तकनीक ने संभव कर दिया है। मित्रों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में हिंदी के कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देखिए, अपने आसपास नजरें तो दौड़ाइए, देखिए हिंदी ने हमारी दुनिया को कैसे बदला। हिंदी दूसरी अन्य भाषाओं को, भारतीय भाषाओं को भी अपने साथ लेकर के चल रही है। एक बड़ी बहन का दायित्व का निर्वाह कर रही है हिंदी दूसरी भाषाओं को। एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने और समझी जाने वाली भाषा हिंदी दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति राग द्वेष नहीं रखती, बल्कि अपनी बहन जैसा भाव हिंदी भाषा का दूसरी भाषाओं के प्रति है। दूसरी भाषाओं का भी इसी प्रकार का। टेक्नोलॉजी ने कोई भेदभाव नहीं किया। तकनीक के लिए तो जो है सारी भाषाएं एक जैसी। हो सकता है किसी भाषा में ज्यादा
काम होता हो, उस भाषा को समझने जाने वाले ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत जबरदस्त असर है। लेकिन अब यहाँ हम जैसे भाषा भाषी लोगों का, मीडिया के लोगों का, या किसी एक खास विषय के लोगों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो तकनीक बन रही है आज के समय में, उस तकनीक को बनाने वाला कोई तो है, कोई तो उसका निर्माता है, रचना करता है। उस रचनाकर्ता को हो सकता है कि भाषा का उतना बोध ना हो, संस्कृति का उतना बोध ना हो। हम समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों का यह दायित्व है कि तकनीक के निर्माताओं को भी हम सचेत करें कि भाई आप भाषा में ऐसा मॉडिफिकेशन कीजिए, यदि उच्चारण गलत है तो उच्चारण को शुद्ध कीजिए, यदि वर्तनी की गलती है तो वर्तनी को सही कीजिए, यदि वाक्यों का क्रम सही, वाक्य में शब्दों का क्रम गड़बड़ है तो शब्दों को सही कीजिए। क्योंकि याद रखिए मित्रों, शब्दों का जो क्रम है या चिन्हों का जो प्रयोग है, उससे कई बार शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं। भाव नहीं बदलना, भाषा में भाव बहुत ही महत्वपूर्ण। आप हिंदी के प्राध्यापक हैं, आपने जब सूरदास को पढ़ा होगा और श्री कृष्ण की बाल रचनाओं का, बाल्यकाल की जब श्री कृष्ण की वो जो वर्णन करते हैं, तो एक प्रकार से हमारे भीतर वात्सल्य रस अपने आप उमड़ने लगता है। जब हम बिहारी को पढ़ते हैं, जब हम कबीरदास को पढ़ते हैं, रसखान को पढ़ते हैं, जब रसखान लिखते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरे चरो नित नंद की धेनु मजा, तो हमारे भीतर जो भक्ति रस है और स्वतः ही जो है प्रस्फुटित हो जाता है, एक झरना हमारे भीतर भक्ति रस का बहने लगता है। तो भाषा हमेशा भाव को भी पैदा करती है, उत्पन्न करती है। इसलिए हम भाषा भाषी लोगों का योगदान है, भाषा को समझने वाले हम लोग भाषा का खाते हैं ना, हम भाषा पढ़ाते हैं, भाषा को समझते हैं, भाषा के लिए काम करते हैं। तो जो लोग तकनीक के जरिए भाषा को सिखाने का या भाषा के उपयोग के लिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने वाले हैं, यदि उनसे कुछ त्रुटियां हो जाती है तो हमारा दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि हम तकनीक के निर्माताओं को, रचनाकर्ताओं को बताएं कि भाषा के प्रति सचेत रहें, क्योंकि भाषा हमारे भीतर छवियों का निर्माण करती है। यदि हम कहें कि डाकू, तो तत्काल हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर बनेगी, ये फला फला इस तरह का है, शोले फिल्म का गब्बर जैसा। यदि हम कहते हैं कि नेता, तो हमारे भीतर एक चित्र बनता है एक व्यक्ति का। यदि हम कहेंगे साधु, तो हमारे भीतर एक छवि बन जाएगी तत्काल। फिल्म इसी प्रकार से सेब। तो भाषा, जिस भाषा को भी हम सुनते हैं, समझते हैं, उस भाषा में यदि तकनीक का कोई अनुप्रयोग हमको उस भाषा के विस्तार की संभावना दे रहा है, तो हम तकनीक के निर्माताओं से जरूर आग्रह करें कि भाषा का उपयोग करते समय थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि भाषाओं के जरिए संस्कृतियों का निर्माण होता है। और ये हम सभी का नैतिक उत्तरदायित्व है कि हम किस प्रकार की संस्कृति अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ करके जाएंगे। भाषा में मिलावट, मैं भाषा की शुद्धता का पूर्वाग्रही नहीं हूं कि भाषा एकदम बहुत शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई शब्द, जैसे दूध का एक गिलास है, आपके पास में दूध का एक कटोरा है, गर्मा गर्म दूध का, और उसमें आप एक चम्मच चीनी डाल दें, शक्कर डाल दें, तो जिस प्रकार वो दूध में जो है चीनी मिल जाती है, यदि हमारी भाषा में कोई दूसरी भाषा का शब्द इसी प्रकार आकर के समावेशित हो जाता है, तो क्या बुराई है उस भाषा के विस्तार। हमने सीखे, हम हिंदी भाषियों ने बहुत से ऐसे शब्द सीखे जो दक्षिण में प्रचलित थे, जो हैदराबाद में प्रचलित थे, जो गुजरात में प्रचलित थे, जो राजस्थान में प्रचलित थे, जो पंजाबी में प्रचलित थे, हमने उन्हें अपना बना दिया। आज हमारी भाषा का विस्तार हुआ है और तकनीक ने इसको थोड़ा सा और फैलाने का काम किया है। तो डिजिटल समय में, आज हम डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। लगभग आज ही मैंने एक डेटा देखा, स्टैटिस्टा नामक एक जो है ऑनलाइन डेटा बेस की एक बड़ी फर्म है, पूरी दुनिया में उसके डेटा देखे जाते हैं, माने जाते हैं। उसका अनुमान है कि आज की तारीख में 90 करोड़ भारतीय लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी तरीके से। हो सकता है वो कंप्यूटर को जो है ब्रॉडबैंड से जोड़ करके करते हो, आपके हमारे जैसे मोबाइल पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, या छोटे फोन पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। लेकिन मित्रों, 90 करोड़ की आबादी जिस देश में 2011 में जो है हमारी आबादी जो है 100 करोड़ से पार थी, आज 1.25 करोड़ से ज्यादा की आबादी हमारी जो है, उसमें 90 करोड़ लोग अगर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि डिजिटल दुनिया में तो हम रह रहे हैं। और इस डिजिटल
जो हमारा समाज जो बन रहा है और आगे और बनना है, डिजिटलीकरण तो और फैलता रहेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी ना खत्म होने वाली। इसका खात्मा कहाँ होगा हम नहीं कह सकते, अभी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 25 साल पहले, 15 साल पहले भी मैं समझता हूँ, 15 साल पहले हमने ये कल्पना थोड़ी की थी कि फोन से हम किसी को सजीव देख सकेंगे। सजीव जी जो है केरल में बैठ करके संगोष्ठी करा रहे हैं, और खंडवा मध्य प्रदेश में किशोर कुमार की भूमि दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की भूमि पर बैठा हुआ एक व्यक्ति केरल के मित्र से बात कर रहा है, देश दुनिया के अनेक मित्र विद्वानों से परिचर्चा कर रहा है। ये क्या हमने 15 साल पहले सोचा था? लेकिन आज ये संभव है। इसके लिए तकनीक का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन इस तकनीक का आगे क्या स्वरूप होगा, क्या विस्तार होगा, हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन भाषा के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि भाषा के विस्तार के लिए बहुत संभावनाएं हमारे सामने दी है। जो विद्यार्थी और शोधार्थी हमारे यहाँ उपस्थित है, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ विशेष तौर पर कि आप जिस भी भाषा में बात करते हो, जिस भी भाषा को पढ़ते हो, जिस भाषा में आप अपना रोजगार या अपना करियर या भविष्य देख रहे हो, जो आपके संवाद की भाषा है, उस भाषा के जरिए अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के काम करते हैं तो आपके लिए संभावनाएं अनंत हो जाती है। आज जो है गूगल हो या फेसबुक हो या मेटा नामक जो फेसबुक जिसको आगे बनाने जा रहा है, या ट्विटर हो, उसके पास में एक यूएक्स डिजाइनर होता है। यूएक्स डिजाइनर का काम ही ये होता है कि जो उसका उपयोग करता है उस तकनीक का, उसको कैसे महसूस हो रहा है। आपको मैं बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आपको थोड़ी सी बात समझ आ जाएगी, जो सभी लोग यहाँ उपस्थित। आप अगर एक घड़ी के लिए अपना ये कैमरा और इसका माइक बंद करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, कभी आप दूसरी संगोष्ठी में भी करके देखिएगा, और आपको जरा सी खांसी आएगी अगर आप करेंगे, माइक आपका बंद होगा, कैमरा आपका बंद होगा, लेकिन एक मैसेज आएगा लिखा हुआ, वांट टू स्पीक समथिंग, ओपन योर माइक। गूगल बंद माइक में भी ये समझ लेता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पास सेंसर है। इस टेक्नोलॉजी, इस मोबाइल के जरिए। तो टेक्निक ने तो आपके लिए ये संभावना भी मौजूद कर दी कि तकनीक तो जो है हमारी सांसों का, हमारे कदमों का हिसाब किताब सब लेखा जोखा तकनीक के पास है। तकनीक से भागा नहीं जा सकता है। डिजिटलीकरण हमारी दुनिया का एक अहम हिस्सा है। जिस तरीके से आज हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, सूरज की रोशनी चाहिए, उसी तरीके से आपको इंटरनेट भी चाहिए। कौन है जो इंटरनेट के बिना आज काम करता है या काम करना चाहता है? तो इस डिजिटलीकरण ने, इस डिजिटल दुनिया ने भाषा के विस्तार को, उसकी जो गति थी, भाषा का विस्तार ऐसा नहीं है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के बिना नहीं होता था, लेकिन हाँ, उसकी गति को थोड़ा सा बढ़ा दिया। आज हमारे पास अनंत विस्तार की सीमाएं हैं। तो जो शोधार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, आप मलयालम सीखें, तमिल सीखें, भाषाओं से प्रेम करें आप, क्योंकि भाषा जो हमारे देश की है ना, वो हमें हमारे देश की अद्भुत संस्कृति से, विरासत से परिचित करवाने का एक अनोखा जरिया है। आप कहानी सुनिए, आप टैगोर को पढ़िए, प्रेमचंद को पढ़िए, और आप तो पढ़ते भी होंगे क्योंकि आप में से मुझे लगता है कि अधिकांश लोग तो हिंदी के हैं। आप देखिए क्या लिखा है उन्होंने, क्या कहानियां है, कितनी हमारी भावनाओं को, दिल को छू लेने वाली बातें उन्होंने अपने साहित्य में लिखी। तो वो अगर आज, मैंने भी बहुत सारा साहित्य से मेरा परिचय, मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा शुरुआत में, मास्टर्स मैंने हिमालयन बायोडायवर्सिटी में किया, उसके बाद मेरा समाज विज्ञान के प्रति जो है रुझान बढ़ा, और मैं फिर समाज विज्ञान की दुनिया में चला गया, फिर मीडिया में कुछ काम करने लगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि साहित्य से मेरा परिचय और साहित्य से मेरा नाता इस तकनीक ने ही जोड़ा है। मुझे पढ़ने लिखने का शौक था, तो मैं हमेशा जो है कुछ ना कुछ कहानियां, कविताएं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। तो टेक्नोलॉजी ने आज हमें ये भी संभावना दी है। आप अपना यूट्यूब चैनल बनाइए, आप अपना एक ब्लॉग बनाइए, आप, और शशि जी को मैं देखता हूँ कि वो तो मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सारे काम करते रहते हैं ऑनलाइन। ये सब संभावना आपको अगर शशि जी को दी है, हमको दी है, तो हमारे शोधार्थियों और विद्यार्थियों को उनकी भाषा के विस्तार के जरिए रोजगार के और कई अपना मतलब जो मन को पसंद काम है उसको करने का अवसर डिजिटलीकरण ने हमको दिए। आज हर घर में हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति मिल जाता है कि जिसके पास में मोबाइल है, भले उसके पास छोटा मोबाइल हो, वो रेडियो सुनता है उससे एफएम। अगर थोड़ा सा उसके पास में बड़ा मोबाइल है तो उससे इंटरनेट देखता है। यूट्यूब का संसार, पूरी दुनिया की खिड़की गूगल नामक सर्च इंजन ने उसके लिए खोल दी है। भाषा बाध्यता नहीं रह गई, बस आप बोल दीजिए, गूगल लेकर के आ जाए। लेकिन उसके लिए जो क्रिएटर हैं, जो उसकी विषय वस्तु को बनाने वाले हैं,
वो आपके और हमारे जैसे लोग हैं जो भाषा को समझते हैं, जो ऑनलाइन खिड़की के लिए उस खिड़की के भीतर की चीजों में रंग भरने वाले हैं। जब कोई एक व्यक्ति हमारे घर के भीतर आता है, दरवाजे से प्रवेश करके, और भीतर की चीजों को देखता है, तो उसे रंग बिरंगी चीजें दिखती, कुर्सी दिखती है, टेबल दिखता है, उसे जो है कारपेट दिख सकता है, दीवारों के रंग दिख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से मित्रों, जो गूगल की खिड़की है, जो ज्ञान के दरवाजे, असीम समंदर के दरवाजे हमारे पास खुलता है, उस जो ज्ञान जो है उपस्थित मौजूद अनेक अनेक भाषाओं में, वो तो आप सबने, आप जैसे विद्वान लोगों ने सृजित किया है। तो उसके विस्तार की संभावनाएं डिजिटल दुनिया ने और बढ़ा दी है। आज विद्वानों का, शोधार्थियों का एक दूसरे से इंटरेक्शन बढ़ गया है डिजिटल दुनिया के जरिए। तो भाषाओं को लेकर के तकनीक बहुत संवेदनशील बन रही है, मुझे ऐसा लगता है। पिछले कुछ सालों में दुनिया की शीर्ष कंपनियों ने, जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, उन्होंने भाषा को लेकर के कई अपने प्रयोग किए, एक्सपर्ट्स को बिठाया, उनकी बातों को सुना, और विशेषज्ञों ने जो राय उनको दी भाषा को लेकर, बहुत ध्यान से सुन करके उन्होंने लिख करके अपनी तकनीक में ठीक उसी प्रकार के बदलाव। यही कारण है आज देखिए हमारे पास जो है तमाम जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। स्वाभाविक बात है कि हिंदी में, हिंदी चूंकि एक बड़े क्षेत्र में बोली और जाने जाने वाली भाषा है, भारत में ही नहीं बल्कि फिजी, मॉरिशस, अभी तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अभी एक शोध रिपोर्ट आई थी कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में हिंदी जो भाषा है उसको बोलने और की तादाद बढ़ी है। तो हमारे लिए तो एक बहुत ही अच्छा अवसर है, हमारे शोधार्थियों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, कि हम भाषा को समझें, भाषा को जानें और भाषा के साथ काम करें। डिजिटल समय में रहें, टेक्नोलॉजी को आप जरूर सीखें, लेकिन भाषा में अधिकतम शुद्धता को बनाए रखें। क्योंकि भाषा यदि एक बार बिगड़ जाएगी, भाषा सिर्फ जो है ना, मैंने जैसा कि पहले भी आपसे निवेदन किया सभी लोगों से, कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया भर नहीं है, ये हमारे विचारों को गढ़ने, उनको निर्माण करने और उनको स्थापित करने की एक प्रक्रिया भी है। एक बच्चा नन्हा सा जब होता है, 3, 4, 5 महीने का बच्चा, उसके पास तो कोई भाषा नहीं है। वो जब उसे कोई चीज चाहिए होती है, उसको ध्यान आकर्षित करना है, तो रोता है बच्चा। उसकी माँ उसके पास आसपास आती है, पिता उसके आसपास आता है, उसका नन्हा सा हाथ लेकर के अपने हाथ में उसको थपथपाता है, तो बच्चा चुप हो जाता है। वो भी एक भाषा है। लेकिन धीरे धीरे जब वही पहला शब्द अपने जबान से कहता है, माँ या पापा या पिता या डैडी या अपा, जो भी उसने कहना है, धीरे धीरे शब्द उसके बीच और माँ और पिता के बीच एक संबंधों के पुल का निर्माण करते हैं। भाषा जितनी अच्छी होती है, वह पुल संवाद के जरिए उतना मजबूत होता है। तो भाषा, यदि हम तकनीक के जरिए दूसरी संस्कृतियों के सामने अपनी भाषा को लेकर के जा रहे हैं, अपनी चीजों को लेकर के जा रहे हैं, तो हमें भाषा के प्रति थोड़ा सचेत तो रहना पड़ेगा। क्योंकि बिना संवेदनशीलता के भाषा को न समझा जा सकता है, न उसका उपयोग किया जा सकता है। हम आदिम मानव को जमाने से उदाहरणों को देखते हुए आ रहे हैं, तो उसके भीतर एक जिज्ञासा थी कि मुझे अपने आने, मैं हो सकता है आज हूं कल न रहूं, लेकिन ये जो विचार मेरा है ये मुझे कहना है। तो उसने उन चट्टानों को उकेर करके कुछ चित्र बनाए। लिपि के आविष्कार से शताब्दियों पहले, हजारों साल पहले, और उन चित्रों को भी आज तक हम समझ नहीं पाए, लेकिन उसके मन में भाव तो था। भाषा तो अभिव्यक्त तो करना चाहता था ना। आज जब हमारे पास भाषा है, हमारे महान पुरखों ने उस भाषा को शब्द शब्द बना करके और तैयार किया, शताब्दियों में जब वो भाषा हम तक आई है, तो हमारा एक नैतिक दायित्व है कि तकनीक के और डिजिटल के दौर में भी हम उस भाषा को संरक्षित करके रखें। मैंने अब कुछ साल पहले, मेरा ख्याल है कि 5 या 6 साल पहले, अंडमान निकोबार की एक भाषा थी वो भाषा नामक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक प्राध्यापिका थी, उन्होंने उस पर जो है एक शोध भी किया था। उस भाषा को बोलने वाली वो अंतिम महिला बची थी, वो अंतिम महिला भी समाप्त हुई, वो भाषा दुनिया से विलुप्त।
तो भाषा को हम विलुप्त ना होने दें, क्योंकि भाषा की अपनी ज्ञान की परंपरा है। दुनिया में हमें मनुष्य को मानवता के ज्ञान की, मनुष्य इन संस्कृतियों में भी ज्ञान समाहित है, वो ज्ञान हम सभी के कल्याण के लिए। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के किसी राज्य में बैठे हुए मनुष्य के किसी ज्ञान का उपयोग सिर्फ वहीं के व्यक्ति के लिए हो सकता है, क्योंकि दरअसल मनुष्य तो हम पूरी दुनिया के एक ही जैसे हैं। यदि हमें दुख होता है तो क्या केरल का आदमी दुख में हंसता है? उसकी आंखों से फूल थोड़े बरसते हैं। अमेरिका के आदमी यदि दुखी होता है तो उसके आंसू ही आते हैं। और जानकारों का कहना है कि दुनिया के सारे आंसुओं का स्वाद एक ही जैसा होता है। मुस्कुराहटें अगर हमारे चेहरे पर आती हैं तो उसका भाव एक ही जैसा होता है पूरी दुनिया। तो मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता है, और पूरी संस्कृतियों के ज्ञान को यदि हमें संरक्षित रखना है तो हमें भाषा को संरक्षित रखने की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी तो आएगी जाएगी, बदलेगी, भाषाएं भी संभव है कि बदलें, लेकिन भाषा का जो मूल तत्व है, मौलिक स्वरूप है, उस पर संरक्षण करने की हमको आवश्यकता है। यदि कोई दूसरी भाषा आकर के उसमें कुछ शब्द मिलते हैं तो मिलने दें, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर न बिगड़े, क्योंकि अगर बुनियादी स्वरूप बिगड़ जाएगा तो विकृतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, हम समझेंगे कैसे? तो फ्यूजन तो हो लेकिन कंफ्यूजन ना हो भाषा में। हम फ्यूजन की ओर जरूर बढ़े, लेकिन वह फ्यूजन कंफ्यूजन न क्रिएट करे, कंफ्यूजन का निर्माण न करे। भाषा में मेरा इतना सा आग्रह है, क्योंकि हम सभी भाषा के लोग हैं, हिंदी भाषा के प्रति हमारा स्नेह है। आज हम सब एक मतलब बहुत ही यादगार शाम में यहाँ पर हिंदी पखवाड़े के तहत इस उद्घाटन सत्र में शशि जी के बहुत ही परिश्रम और अथक प्रयासों के बाद एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज के समय में कार्यक्रम इतने हो रहे हैं कि हर जगह हर व्यक्ति व्यस्त है। आधा घंटा 1 घंटा निकालना भी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये शशि जी का नेटवर्क है, और आप लोगों की हिंदी भाषा के प्रति चिंता है, प्रेम है, स्नेह है, आग्रह है कि आप सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझ जैसे एक भाषा के विद्यार्थी को इतने ध्यान से सुन रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत तकनीक में भी शुरुआती दौर में काम किया, तकरीबन 15-16 साल पहले मैं एक आईटी कंपनी में भी था शुरुआती दौर में। तो मैंने देखा कि वहां जब हम किसी एक सॉफ्टवेयर पर काम करते थे तो एक सेट ऑफ गाइडलाइन बना देते थे, दिशा निर्देश तय हो जाते थे कि भाई हमें यही शब्द का इस्तेमाल करना है। एक ही शब्द कई बार अनेक अनेक संदर्भों में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर उस शब्द को बहुत संवेदनशीलता के साथ यदि हमें कैसे इस्तेमाल करना, ये हमें सिखलाया जाता था। तो तकनीक ने भाषा के विस्तार की संभावनाएं तो हमें दी हैं, फ्यूजन की स्थितियां भी दी हैं कि हम दूसरी भाषा के शब्दों को उसमें लेकर के समाहित भी कर लें, लेकिन ये फ्यूजन कंफ्यूजन न क्रिएट करे, या हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम भाषाविदों की बढ़ जाती। हिंदी जैसी शानदार भाषा, मलयालम जैसी, तमिल जैसी शानदार भाषा जिसमें इतना साहित्य लिखा गया हो, पंजाबी, उर्दू, असमिया, बांग्ला, ऐसी समृद्ध भाषाओं वाले देश में मुझे लगता है कि तकनीक को भाषा को समझने की आवश्यकता है। तकनीक जरूर नए नए उपकरण लेकर के आए, नए नए स्वरूप में आए, लेकिन थोड़ा भाषाओं को समझते भी आए, क्योंकि भाषाएं हमारी संस्कृतियों में सैकड़ों हजारों साल में विकसित हुई। भारत को अगर मैं देखता हूं तो विविधता में एकता, अनेकता में एकता तो ये हम कहते ही हैं, लेकिन मुझे भारत जो है भाषाओं का और बोलियों का एक विशाल वट वृक्ष भी दिखता है, जहां सैकड़ों बोलियां, हजारों बोलियां हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं। हमारे बारे में एक तो कहते भी है ना कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। हर कोस 4 कोस पर हमारे यहाँ जो है वाणी बदल जाती है। एक जिले से दूसरे जिले में आप जाएंगे तो आपको बोलने का तरीका बदल जाएगा पूरा। अगर हिंदी भी आप बोलते हैं, मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, ये पूरे 6-7 जिलों का एक अंचल है। मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ से ज्यादा है, 7 करोड़ से ज्यादा है। एक 7 से 8 जिलों का ये एक समूह जिसको निमाड़ कहते हैं। इस निमाड़ में भी अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां हैं, ये हिंदी जैसी नहीं है।
हाँ, लिखी तो हिंदी में जा सकती क्योंकि लिपि नहीं है, लेकिन इसका स्वरूप, इसके शब्द बिल्कुल आपको अलग दिखेंगे। थोड़ा गुजराती से मिलेंगे, थोड़ा राजस्थानी से मिलेंगे, थोड़ा आपको मराठी से मिलेंगे, हिंदी के नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदी में बोले जाते हैं। तो ये तो हमारे देश की खूबसूरती है, ये तो हमारे देश की सुंदरता है। तो तकनीकी सुंदरता को और समृद्ध करने का कार्य करें। टेक्नोलॉजी ये ना हो कि हमारी भाषाओं का ह्रास करे, पतन करे। यदि ऐसा होता है तो आपके और हमारे जैसे लोगों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम तकनीक के निर्माताओं को सचेत करें। याद रखिए कि शिक्षक और शिक्षा से जुड़े हुए लोग समाज में सचेतक की भूमिका में होते हैं। उनका काम समाज को दिशा देना है, सचेत करना भी है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है, यही निवेदन है कि हम अपनी भाषाओं के साथ सहज रहें। भाषाओं, अपनी भाषा में माँ, मातृभूमि और मातृभाषा से स्नेह करें, आदर उनके प्रति रखें। मुझे लगता है कि हिंदी और हमारी अन्य भारतीय भाषाएं भी, मेरी कामना है, मंगल कामना है कि इसी तरह से फलती फूलती रहेंगी। तकनीक ने हमें जिस तरीके से जोड़ा है, और तकनीक के साथ साथ शशि जी जैसा एक व्यक्ति जिसने कि इस प्लेटफॉर्म को बनाया, इस मंच को उपलब्ध करवाया, हम सभी अकादमिक लोगों को एक मंच पर ला करके एक संवाद का अवसर हमें मौजूद करवाया। ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। मैं साधुवाद देता हूं अपने मित्र शशि जी को, महाविद्यालय की प्राचार्य को, आपके शोधार्थियों को, इस सभा में उपस्थित अन्य विद्वज्जनों को, कि आपने बहुत ध्यान से सुना। हिंदी दिवस की आप सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम अपनी भारतीय भाषाओं को समृद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, अधिक से अधिक उनका उपयोग करेंगे अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, और आने वाले वक्त में अपने इतिहास के लिए हम छोड़ करके समृद्ध भाषाओं को जाएंगे, उनकी समृद्धि के लिए कार्य करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आदरणीय शशि जी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को हिंदी दिवस की पुनः बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। जैसे हमारे विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम का, यानी 14 दिन का कार्यक्रम है हिंदी पखवाड़ा समारोह, आज इसका पहला सत्र यहाँ पर संपन्न हुआ, यानी उद्घाटन सत्र डॉक्टर संदीप भट्ट जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इस समारोह में जितने भी लोग आए हैं सभी से मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही ये क्या है कि हमारे इस कार्यक्रम में संदीप भट्ट जी ने उद्घाटन के साथ साथ ये विशेष रूप से मुझे ये बात अभी बोलना जरूरी जान पड़ रहा है कि आज सुबह ही नहीं है, आज दोपहर हो गया, उनसे बात हुई है कि आज शाम को ये कार्यक्रम का आयोजन करना है। जैसे 14 सितंबर हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस को मनाना हर एक हिंदी प्रेमी और जैसे संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापक बंधुओं के लिए बहुत ही जरूरी है। और जो भी हिंदी भाषा से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हिंदी दिवस को भूलना उचित ही नहीं है। लेकिन बात दरअसल ऐसा हुआ कि मैं कुछ और काम के लिए बाहर जाना, यानी असम जाने वाला था आज, लेकिन मेरा टिकट का कंफर्मेशन नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने अपनी जो जर्नी को डाल रखा, 3 दिन के बाद ही जा पाऊंगा। तभी मैंने सोचा कि आज 14 सितंबर है, सुबह ही मैंने इसका आशीर्वाद जैसे कुछ पोस्टर बना के स्टेटस डाला, यानी टेक्नोलॉजी स्टेटस में और फेसबुक पे, अपने इंस्टा पेज पे, और सब कुछ करवा दिया। फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ कि आज हिंदी दिवस से कोई ना कोई कार्यक्रम का आयोजन न कर रहा हूं तो वो मुझसे सही नहीं पाया। तुरंत मेरे मन में तुरंत ही ये आ गया कि मेरा ऐसा जो मित्र है, जो हिंदी प्रेमी है, जब कभी वो मेरा जो रिक्वेस्ट है उसको ढालेगा नहीं, उसने, इसीलिए मैंने संदीप जी को फोन मिलाया। वो कुछ दूसरे काम में व्यस्त थे, लेकिन वो तुरंत वापस मुझे फोन मिलाया, मैसेज किया और फोन मिलाया, और उन्होंने बताया भी दिया कि वो क्या है कि शाम को 7 बजे ठीक रहेगा। मैंने सोचा कि शाम को 7 बजे आप फ्री है, तो उन्होंने बहुत ही सस्नेह उन्होंने मेरा जो निवेदन को स्वीकार किया है, और अब उन्होंने आके यहाँ पर हमारे इस पखवाड़ा समारोह का जो उद्घाटन
भी संपन्न किया है। बहुत बहुत आभार हूं मैं आपसे। जैसे औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, जैसे दोस्त लोगों के बीच औपचारिकता ठीक नहीं है, लेकिन फिर ये कार्यक्रम जो औपचारिक है इसीलिए मैं औपचारिकतावश ऐसा कर रहा हूँ अभी। वैसे तो हमारे हिंदी विभाग की ओर से जितने भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है उसमें जितने भी लोग भाग लिए हैं सभी को पता है कि हमें यहाँ संगोष्ठी में बहुत सारी जो तकनीकी जो प्लेटफॉर्म पर जो संगोष्ठियां होते हैं तो वहां पर बहुत सारी औपचारिकता को हम छोड़ देते हैं। यानी औपचारिकता जैसे हैं कि वो समय को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं। इसीलिए क्या है कि जैसे हम आज स्वागत और ये धन्यवाद दोनों एक ही कर रहा हूँ मैं अपने हिंदी विभाग की ओर से, जिससे इसकी अनुमति जैसे संदीप जी से बात हुई है उसके बाद ही शाम को ही मैंने प्रिंसिपल महोदया से, हमारे कॉलेज के प्राचार्य से आज के बारे में, इस कार्यक्रम के बारे में सूचना दी है। तुरंत उन्होंने भी कहा कि हिंदी दिवस है, आप हिंदी विभाग के अध्यक्ष, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, ऐसे उन्होंने अनुमति दी है। तो मैं विशेष रूप से डॉक्टर केसी प्रीता जी जो हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अनुमति दी है। पहले से मैंने कार्यक्रम का पूरा तैयारी करने के बाद ही उनसे अनुमति मांगी, फिर भी उन्होंने मुझे अनुमति दी है कि आप कार्यक्रम का आयोजन करें। और जैसे संदीप भट्ट जी हैं, आपने बहुत ही अपने वक्तव्य द्वारा हिंदी भाषा और हिंदी भाषा के जो तकनीकी दुनिया में हिंदी भाषा का क्या क्या, हिंदी भाषा दूर नहीं है, तकनीकी दुनिया में हमें आगे बढ़ने के लिए हिंदी भाषा ले जा सकते हैं जैसे डिजिटल दुनिया में, और हिंदी विषय पर उन्होंने बहुत ही गहराई से हमें समझाए हैं। वो तो ऐसे ही इन तीनों के यानी हिंदी भाषा, साहित्य और तकनीकी तीनों में ऐसे माहिर हैं। वो तो अभी उनके बहुत कम समय का जो वक्तव्य उसी से ही हमें पता चल गया है कि वो कितने इन तीनों में अपना उनका विद्वता है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भट्ट जी, हमारे हिंदी विभाग की ओर से और मेरे ओर से भी आपको तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और बहुत सारे अध्यापक बंधु लोग आए हैं बीच बीच में, और जैसे डॉक्टर अंजलिका चतुर्वेदी जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने पूरा सेशन अटेंड किया है हमारे इस उद्घाटन समारोह में आके, आपने भी हमें संतुष्ट किया है। और बाकी जितने भी हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं और अन्य शोध छात्राएं हैं, उस सभी को मैं धन्यवाद अदा करता हूं। हमारे कार्यक्रम का आगे का कार्यक्रम का 14 दिन का समारोह है, इसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं होगी। सब मैंने सोचा कि सारे के सारे कार्यक्रम ऑनलाइन ही कराएं, यानी डिजिटल दुनिया, डिजी दुनिया और हिंदी, यही हमारा इस समारोह का मैंने वाक्य बनाया, नारा लगाया है, लगा के रखा है। तो मैंने सोचा कि पूरा का पूरा कार्यक्रम ऑनलाइन ही चलाएं, यानी इसमें सुविधा है कि अगर हम ऑफलाइन पे कराएं तो हमारे कॉलेज के नजदीक वाले स्कूल्स के बच्चे ही इसमें अटेंड कर सकते हैं, प्रतिभागिता ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको ऑनलाइन कराएं तो देश भर के बच्चे शामिल हो सकते हैं, और भी स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए, शोधार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करने की सोच में हूँ। और संगोष्ठियों और कॉन्फ्रेंस होंगे, सिम्पोजियम लगाएंगे और चर्चाएं चलाएंगे, और नाच गान का भी आयोजन किया जाएगा इसमें। वैसे ये सब ऑनलाइन, कई लोग सोचते हैं ये सब ऑनलाइन पर कैसे करेंगे। जैसे इसी बीच में संदीप भट्ट जी ने भी कुछ सूचना दी कि मैं एक जैसे एक ट्रेनर भी हूँ और कोच भी हूँ, मेरा एक ऐसा भी मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ मोटिवेशन का। तो इसमें ऑनलाइन के माध्यम से मैं बहुत कुछ इस प्रकार के सक्रिय एक्टिव कार्यक्रम कर सकते हैं। जैसे एक्टिविटी ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑनलाइन के द्वारा करते रहते हैं, तो मुझे पता है कि कैसे ऑनलाइन के द्वारा ये सब करना है, और इसीलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन के सहारे ही ये सभी कार्यक्रम हम कराएंगे। जैसे संदीप जी ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुई थी तभी हमने हमारे कॉलेज की ओर से एक कार्यक्रम, राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन, जो लोग उसमें अटेंड किया उन लोगों को पता है कि वो कैसे हमने किया। तो उसमें भी संदीप भट्ट जी ने भी उसमें सक्रिय भागीदारी हमारी सब मदद की थी। और अभी हमारा आज का ये सत्र यहाँ संपन्न हो रहा है, और कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। अब 3 मिनट हमें बाकी है, 3 मिनट में हम ये संगोष्ठी यहाँ समाप्त करेंगे। डॉक्टर अंजलिका चतुर्वेदी जी, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप चंद शब्द बोल लीजिए। डॉक्टर अंजलिका जी, हेलो। ठीक है,
धन्यवाद। हाँ जी। धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया हिंदी के लिए, और खुशी की बात यह है कि हम लोग हिंदी भाषी हो के भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप लोग करते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे इसमें जोड़ा, आपने मुझे, और इसके लिए मैं आपको सबका बहुत मतलब आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। संदीप जी, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और बहुत अच्छा लगा सुनकर, और आगे भी हम मतलब आपसे जुड़ने के लिए प्रयास करते रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि आप इसी तरह से हमको याद करें और हम आपके साथ जुड़ें और अच्छे भाई अच्छे शशि जी उद्बोधन तो मुझे मैडम, शशि जी तो पिछले 2-3 सालों से करा रहे हैं। शशि जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, और शशि जी केरल में रह करके भी हिंदी भाषा के लिए बहुत सा काम करते रहते हैं। 2 साल पहले इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी करवाई, बहुत ही शानदार वो भी, और तकरीबन 200 से ज्यादा लोग उसमें जुड़े थे। मतलब केरल के छोटे से जिले से लेकर, केरल अपने आप में कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उसमें भी एक वर्कला जगह से, छोटी सी जगह से इन्होंने इतना अच्छा काम किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और चूंकि पुराने मित्र हैं तो हमारी बातचीत होती रहती। आज ही इन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम करेंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल करो, ऑनलाइन है, अब तो सारी भौगोलिक बाधाएं खत्म हो गई हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि बहुत से इसमें अच्छे लोग आए, और अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही तरह के संवाद की संभावनाएं इन्होंने हमको तकनीक के जरिए मुहैया करवाई हैं। तो शशि जी तो जो है बधाई के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलिका जी। जी आपका जरा अपना आप कौन सी यूनिवर्सिटी के हैं अंजलिका जी? शायद उनका नेटवर्क खराब है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो संदीप जी, तो हम अब 1 मिनट बाकी रह गया है। वैसे तो सभी को पता, हम समय पर हमारा कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। जैसे हमारा पहला कार्यक्रम है उसी में भी हमने ऐसे ही किया व्हाट्सएप में। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, आपने आके हमें जो अनुग्रहित है हमारे बच्चों शशि को जी, भी। एक मेरा निवेदन ये है कि अगली बार से, जैसे मतलब मान लीजिए इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, आपने अभी जैसे हाँ परिचय पूछा, तो क्या होता है कि वो लिख करके नमस्कार अपनी तरफ से कर दें कि हम इस जगह से हैं। तो थोड़ा सा जब हम प्रेस लीजिए ये सब बनाते हैं, आप भी बनाएंगे, तो ये भी मालूम चलेगा कि कहाँ से अलग अलग लोग आए हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगले अभी तो 14 दिन का कार्यक्रम है, तो बहुत अच्छा है, आगे भी जुड़ेंगे जरूर, है ना। ओके, और आपकी इतने इतने जैसे इतने लंबे कार्यक्रम तो आप जैसा साहसी आदमी ही करा सकता है बस। ठीक है जी, करेंगे, हम करेंगे। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन है। जैसे एक और बार आज आज कॉलेज के अभी मीटिंग हो रहा था शाम को 4 जी। बजे तक, और उसमें एक और मुझे संवाद दिया गया है कि मुझे कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी का कोऑर्डिनेटर बना लिया है आज शाम को। ओहो, बहुत वो मुझे ही बना बढ़िया। लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे। जी। जैसे आपने कहा है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से हम बात करें, तो आगे हम हमारे बहुत सारे शोधार्थी हैं, उनको भी मिला के बहुत कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, और हमारे बच्चों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और आपका जो समता है, जो साउथ एशियन मीडिया टीचर्स एसोसिएशन, उनके भी सहयोग से हम ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उसके समता के लिए और आपके लिए भी। तो हम समाप्त कर रहे हैं आज का इस सेशन। जी आप म्यूट है सर। थैंक यू, नमस्कार। ओके, नमस्ते जी, धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद।